गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वंस और रिवीजन करवा रहे हैं। और इस चैनल में जो भी हमारे वीडियो आएंगे उसमें भी हम जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम अपना सेकंड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है जूझ। यह एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसके जो लेखक हैं वो है आनंद यादव। इन जो आत्मकथा होती है वो लेखक अपनी खुद की लिखते हैं, उनको आत्मकथा बोलते हैं। ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं आत्मकथा के बारे में। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपने बारे में लिखा है। तो इसका एक छोटा सा भाग है जो इन्होंने इसमें लिखा है। इसका हम लेसन का सबसे पहले आपको जो समरी है लेसन की, वो समरी आपको पढ़ा देते हैं। इससे आपको प्रश्नोत्तर भी बहुत अच्छे से बनेंगे। तो इसकी समरी हम देख लेते हैं। यह जो अंश है लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। ये जो अंश है, जो पाठ है, जो इसका जो अंश है, जो लेखक का बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। यह एक किशोर के देखरे और भोगे हुए गंवार जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत कथा है। मतलब एक ऐसे किशोर की जो गंवार वहाँ उन्होंने देखा है, उन्होंने भोगा है, क्या वहाँ का एक गांव का, एक जगह का गंवार जीवन और वहाँ के खुरदुरे जीवन को उन्होंने यथार्थ में जिया है। ऐसे जीवन की कथा इसमें है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा, ये जो अंश है ना, ये जो भाग है आत्मकथात्मक का, इसमें ना पढ़ने की लालसा है, जो धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। मतलब पहले तो पढ़ने की बहुत व्याकुलता थी कि नहीं, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। और जब वो पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो उनकी लालसा थी, वो लालसा साहित्य में, संगीत में और अन्य विषयों में भी सुनाई देने लगी। लेखक के जो पिता थे उसे पाठशाला जाने के लिए रोक दिया था। जो लेखक के पिता थे ना, उनने लेखक को पाठशाला जाने से रोक दिया था तथा खेती के काम में लगा दिया था। उनका मन पाठशाला जाने के लिए कैसा था, तड़पता था। उन्हें लगता था कि हम पाठशाला चले जाएं और वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए वो तड़पते थे, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। वो डरते थे, उनकी पिटाई का डर उनको था। उसे विश्वास था, क्या विश्वास था, कि खेती से उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। किसको विश्वास था? लेखक को, कि खेती हम चाहे जितनी कर लें, हमें उससे कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। उसका जो लाभ था वो क्रमशः हर साल के साल घट रहा था। कमाई बढ़ नहीं रही थी, खेती से घट रही थी कमाई। और उन्हें पूरा विश्वास था कि वो पढ़ने के बाद नौकरी करने लगेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा पैसा वो कमाने भी लगेंगे। दिवाली के बाद ईख के पेरने के लिए कोलू चलाया जाता था, क्योंकि उसके जो पिता थे वो सबसे पहले गुड़ बेचना चाहते थे ताकि अधिक कीमत मिल सके। सबसे पहले जाएंगे मार्केट में, गुड़ बेचेंगे तो अधिक से अधिक कीमत मिलेगी। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। इस वर्ष लेखक के पिता ने और भी जल्दी यह कार्य शुरू कर दिया था, कि जल्दी से उन्होंने ईख जो काट ली थी। अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे होता ना, गोबर के कंडे बनाते हैं, तो और वह बाल्टी में पानी भर भर कर उन्हें दे रहा था। माँ का मुंह जब उन्होंने अच्छा देखा तो उन्होंने माँ से बोला कि मैं पढ़ाई और करना चाहता हूँ, तो आप दादा से इस बारे में बात करो। तो जब माँ ने देखा कि अरे बात कर रहा है, कि दादा से बात करो, तो उन्हें अपनी लाचारी प्रकट की कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब भी तेरी पढ़ाई लिखाई की बात हम उससे करते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे बरहेला सुअर होता है ना, गुर्राता है, इस तरह से वो गुर्राते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। तो लेखक ने उन्हें सुझाव दिया कि ऐसा करो कि दत्ताजी राव है ना, उनसे आप मेरी पढ़ाई के बारे में बात करें। तो ये बात माँ को अच्छी हो गई, लगी, और वो तैयार हो गई कि ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। वह बच्चे की तड़फन समझती थी पढ़ाई के प्रति, कि वो कितना तड़पता है पढ़ने के लिए, उसे बहुत लालसा थी पढ़ाई की। अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बात बताई।
और उसी रात वो दत्ता जी राव के यहाँ पहुँच गई और पूरी बात उन्होंने बताई कि क्या क्या मतलब हमारे लड़के की पढ़ाई छुड़वा दी और भी कई बात। तो उसने यही भी बताया, किसने, उन्होंने राव जी को यही भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देते हैं। एक मतलब वो काम नहीं करते हैं और सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। वह खेती का काम नहीं करता है। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद करा दी ताकि वह सारे गांव में आज़ादी से घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। जब उन्हें सुना तो उन्हें बहुत दुख लगा, बहुत गुस्सा आई। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा। क्या सिर्फ 2 महीने बचे थे 5वीं क्लास के लिए ख़त्म होने के लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए? तो उन्होंने कहा जाते जाते राव साहब से कि मैं अगर अब भी पढ़ने लगा तो जो 2 महीने बचे हैं तो मैं 5वीं पास कर लूँगा। वो 2 महीने में इस तरह से मेरा साल भी बच जाएगा, हमारा साल खराब नहीं होगा। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना, कि तुम घर जाओ और जब दादा घर पे आए तो उन्हें मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटा ने राव साहब को सचेत किया, बोला, प्रार्थना की कि आप ना उनसे यह मत बताना कि हम लोग यहाँ पर आए थे। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। उन्होंने कहा निश्चित होकर जाओ, हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। रात को जब दादा घर पर आया तो उसने कहा कि मालिक ने तुम्हें बुलाया है, राव साहब ने बुलाया है और उधर जाना है। तो अब जब यही उसने यह सुना तो दादा को लगा कि सम्मान की बात होगी कोई, तो ऐसा समझ के वो तुरंत चला गया। आधा घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला गया कि मतलब उन्हें क्योंकि राव साहब ने कहा था कि घड़ी भर बाद तुम आ जाना। तो ऐसा किसी को लगे भी नहीं कि इन लोगों का पहले ही से ऐसे प्लान चल रहा था। तो वो ऐसे बोल के गए कि आपको खाना के लिए बुलाया है। तो राव साहब ने लेखक से पूछा ऐसे ही अनजान बनते हुए कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो लेखक ने बोला कि मैं 5वीं में था पर अब मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया है। उन्हें खेती में पानी लगाने वाला चाहिए था कोई, इसलिए मैं अब नहीं जाता हूँ। राव साहब ने दादा से पूछा तो उसने भी कहा कि हाँ, जो लेखक सही बोल रहा है वो सही है। अब इस बात पर देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा तुम्हारा ध्यान खेती में तो लगता नहीं है। बीवी बच्चों को खेत में जोत कर खूब सांड की तरह घूमता रहता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन का बलि चढ़ा रहा है। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा और मन लगाकर पढ़ाई कर। यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आरोप लगाए, गलत आदतों के आरोप लगाए। उसने बोला कि कंडे बेचना, यह क्या करता है? कंडे बेचता है, चारा बेचता है, सिनेमा देखने जाता है, जुआ खेलता है, खेती व घर के काम पर ध्यान नहीं देता है, और भी कई बातें बोली। तो राव साहब ने जब लेखक से पूछा कि ये क्या सही बोल रहा है तो लेखक ने कहा कि नहीं। उसने ऐसे उत्तर दिया कि राव साहब उसके उत्तर से संतुष्ट हो गए। अब क्या कहा, देसाई ने पूछा कि कभी ना पास तो नहीं हुआ ना? ऐसा तो नहीं है कि कभी तू पास ही नहीं हुआ? तो लेखक ने मना कर दिया क्योंकि उसने ऐसा भी बोला था कि ये पास नहीं हुआ है, ये फेल हो जाता है। तो लेखक ने मना कर दिया कि नहीं, पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नाप्पा को समझाया, उसके जो दादा थे उसका नाम था, तो उसको समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से वचन लिए कि उसे अपने पाठ बुलाया और वचन लिए, बोले मैंने तुम्हें पाठशाला जाने की हामी तो भर दी है लेकिन मुझे कुछ वचन दो। तो वो बोला हाँ ठीक है। तो उसने कहा कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, मतलब जो जानवर हैं उनको चराने जाना। और खेतों में ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर भी रहना पड़ेगा, मतलब आपको पाठशाला की छुट्टी भी करनी पड़ेगी और जो काम है वो काम देखना पड़ेगा। अब लेखक को तो पढ़ाई की बहुत लालसा थी, बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने उनकी सारी शर्तें स्वीकार कर लीं और
वह क्या किया उसने, वो 5वीं कक्षा में उसने जाकर बैठना शुरू कर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी। कक्षा के जो 2 लड़के थे उनको छोड़कर सभी बच्चे नए थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने पर जाकर बैठ जाता था। वह पुरानी किताबों को ही थैली में भर लाया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन सी किताबें चल रही हैं। तो जो पहले कक्षे की जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ता था उस समय की जो किताबें थी वो भर लाया था। कक्षा के शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू कर दी। तभी मास्टर जी आ गए तो लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। अब जब बीच की छुट्टी हुई तो लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे तो उसका मन उदास हो गया था। तो जब वो घर गया तो उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे नई टोपी, 2 नाड़ी वाली चड्डी, जो मेल खाऊ रंग की होती है वैसी चड्डी, मतलब पैंट होता है, वो पैंट मंगवा देना। धीरे धीरे लड़कों से उनका परिचय बढ़ गया। शुरुआत में तो सब अपरिचित थे, सब एक दूसरे का मजाक उड़ाना, परेशान करना, छेड़ना ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे उन लड़कों से भी उनका परिचय बढ़ गया था। अब क्या था कि एक मंत्री नामक मास्टर आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, वो अपने हाथ में छड़ी नहीं लेते थे। वे लड़कों की पिटाई पीठ पर घूंसा लगा के करते थे। इससे क्या था, इसके जो शरारती लड़के थे वो उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि ऐसे मारने पर बहुत तेजी से लगती थी। वे गणित के मास्टर थे, गणित पढ़ाते थे वो। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का एक कमजोर शरीर वाला वह होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। क्या पहले तो उसका मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन पाठशाला में लगने लगा था। जो मास्टर थे वो मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे, मतलब अपने जो वो पढ़ाते थे वो पढ़ाने में वो एकदम से रम जाते थे। उनके जो सुरीले कंठ थे, छंद थे, रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। वो क्या कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे, उनका सुरीला कंठ था, छंद, रस वगैरह ये सब बहुत अच्छे से मिलाते थे, तो उससे कविता बहुत अच्छी हो जाती थी और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। कभी कभी कविता का वो अभिनय भी करते थे और उससे उसका भावबोध कराते थे। वो स्वयं भी कविता रचते थे। वो ऐसा नहीं है कि किसी और की कविता पढ़ा रहे हों बस, लेकिन वो कभी कभी स्वयं भी अपनी कविता रचते थे और उनको भी पढ़ा देते थे। अब जब ऐसा कुछ हो रहा था तो लेखक देखते थे, तो लेखक उनसे बहुत प्रभावित थे। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था। अब जैसे मास्टर कविता गाते थे वैसे ही लेखक भी कविता गाने लगे थे। वह उन्हीं की तरह अभिनय भी करता था। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए से अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया है। मतलब जैसे कोई काम करता था घर का, खेत का, ढोर को चराने में, तो उसे ऐसा लगता था, अकेलापन लगता था, दुख होता था, तो वो अकेलापन उसका ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो कविताएं करने लगा था। ये काम करते करते कविताएं पढ़ता था, कविताएं गाता था, तो वह जो अकेलापन था वो सब उसका समाप्त हो गया था। उसे एकांत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि एकांत में रहता था तो उसके दिमाग में एक कविताएं आती थीं। एकांत के कारण वह ऊंचे ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, तो उसे एकांत अच्छा लगता था। उसे कोई टोकने वाला नहीं था। वह नृत्य भी करता था साथ में, और कविताएं भी जोर जोर से गाता था और नृत्य भी करता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की, मतलब जो उसकी जो कविता गाने की पद्धति थी उसे और अच्छी तरह से विकसित की उसे। वह अभिनय के साथ गाने लगा, मतलब अभिनय कर करके भी गाने लगा, तथा अब उसके चेहरे पर कविता के भाव
आने लगे थे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उससे छठवीं और सातवीं कक्षा के जो बालक थे उनके सामने गवाया करते थे। तो पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उसके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। किसके पास? जो मास्टर थे ना, उनके पास। वे उन कवियों के जो संस्मरण थे वो भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। अब जो कवि थे ना उसे आदमी लगने लगे थे। अब जो स्वयं कवि थे वो कैसे थे? वो सौंदलगेकर स्वयं कवि थे। जो वो थे ना सौंदलगेकर, वे स्वयं भी कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कभी भी उसकी तरह ही हाड़ मास का व क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। पहले तो वो सोचते थे पता नहीं कवि कौन होता होगा, लेकिन जब उन्हें देखा कि ये स्वयं भी कवि हैं तो उन्हें विश्वास हो गया कि जो कवि है वो उन्हीं की तरह हाड़ मास का होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मनुष्य जैसा होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को भी दिखाता था और सुनाता था कि देखो हमने ये कविता लिखी है। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगा। उसके पास अगर यह सब नहीं है तो लकड़ी के टुकड़े से वह भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर से शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ भी देता था। वह अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता था। कभी कभी वह रात को ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाता था। वो ऐसा नहीं कि वह सुबह का इंतजार कर रहा हो। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में, अब क्या, जब उन्हें देखा कि मास्टर ने कि इसको कविता लिखने का बहुत शौक है तो वे जो कविता के शास्त्र होते हैं उसके बारे में उसे समझाते थे। वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते थे। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते थे, क्योंकि उनके पास कविताएं की जो पुस्तकें थीं वो सब थीं, तो वो उसे दे देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेकों ढर्रे सिखाए थे, अनेकों तरीके सिखाए थे। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिली और उसकी मराठी भाषा में भी सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा। तो बच्चों, ये लेसन, ये जो समरी है हमने आज समाप्त कर दी है, फिनिश कर दी है। मुझे यकीन है कि आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। Thank you. Keep learning and don't forget to like, comment and subscribe to हिंदी की पाठशाला. Bye bye. Thank you. Take care. धन्यवाद.